सदगुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे आपका स्वागत है। आपकी वही पुरानी सीरीज जिसका नाम तो आपको याद ही होगा, न्यू सीरीज पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 कंटिन्यू है। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, और इन केस ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर दोनों डिस्कस किया गया था। सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिक जानकारी दी गई थी वहां पे, और थोड़ा ग्राफ्स वगैरह के बारे में डिस्कस हुआ था। और सेमीकंडक्टर के बारे में आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आप जान ही रहे हैं कहाँ पढ़ेंगे, 12th के सिलेबस के लास्ट चैप्टर में, वहां आप स्टडी करेंगे बढ़िया से। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद वोल्ट मीटर एंड एमीटर, फिर इलेक्ट्रिक सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब की डिफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। शायद ये लास्ट वाला ना हो पाए, प्रयास करेंगे कि हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब टारगेट इतना बड़ा हो तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। जैसे एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे हम? रेजिस्टेंस R1 के फर्स्ट इंड और ये सेकेंड इंड है, रेजिस्टेंस R2 का ये फर्स्ट इंड और सेकेंड इंड है, रेजिस्टेंस R3 का ये फर्स्ट इंड और सेकेंड इंड है। जैसे पहले रेजिस्टेंस के सेकेंड इंड को दूसरे के फर्स्ट से, दूसरे के सेकेंड को तीसरे के फर्स्ट से, तीसरे के सेकेंड को चौथे के फर्स्ट से, एंड सो ऑन। फाइनली लास्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड इंड और फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट इंड खाली रहेगा, और उसी के बीच में हम क्या कनेक्ट कर देंगे? सेल या बैटरी कनेक्ट कर देंगे, और इस कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? इस कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, एक बात थोड़ा अपने मन में रखिएगा, जो टेढ़ा मेढ़ा ये तार दिखा दिया जाता है, तो रेजिस्टेंस का मतलब टेढ़ा मेढ़ा तार नहीं है मेरे प्यारे। ये अप्लायंसेस, ये क्या है? ये अप्लायंस है। जैसे हम फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, ये सब हम बना नहीं सकते, इतने बढ़िया आर्टिस्ट तो है नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि अप्लायंस को ही ऐसे शो कर देते हैं, क्योंकि अप्लायंस भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मेरे प्यारे, और यहां जानते हैं बड़ी लाइन प्लस होती है और छोटी लाइन क्या होती है? माइनस होती है। करंट प्लस से चलती है और माइनस में इंटर करती है, और करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। ये सारी जानकारी तो आपको है ही है। वैसे ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन को भगाएगा। इससे भी समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्योंकि एक ही रूट है, करंट यहाँ से चली है और यहाँ आना है, उसके लिए एक ही रूट है, इसका मतलब हर रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ से भी करंट आई ही जाएगी, यहाँ से भी करंट आई जाएगी, और यहाँ से भी करंट क्या जाएगी? आई। और करंट को जब हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वोल्टेज मिल जाता है। तो यहाँ भी करंट को रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे, वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ भी करंट को रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा? वोल्टेज। क्योंकि IR1, IR2, IR3 सेम नहीं है, तो हम इसको V1 और एक को हम V2 और एक को हम V3 मान लेंगे। ठीक है, तो देखें सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट will be same through each resistance। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा? करंट विल बी सेम थ्रू ईच रेजिस्टेंस, करंट विल बी सेम थ्रू ईच रेजिस्टेंस। पोटेंशियल
may be same or difference. Potential may be same or different. May be same or different. तो क्यों डिफरेंट तो देख ही रहे हैं आप, सेम कब हो सकता है, तीनों रेजिस्टेंस सेम होते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है, बट never will be equal to that of source. ठीक है, देखें ये सेम तो हो जाएंगे लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे अभी जो ये कहा गया बट नेवर विल बी, ऐसा नहीं होगा कि v बराबर v1 हो जाए, v बराबर v1 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये आपस में सेम हो सकते हैं, ये सब v1 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 हो सकते हैं लेकिन ये सोर्स के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। हाँ ये होगा कि जो सोर्स का पोटेंशियल है वो इन तीनों के सम के बराबर होगा। v के प्लेस पे हो जाएगा आपका IR, IR1, IR2, IR3 और I कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, R इज इक्वल टू हो गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर से एक बार ध्यान देंगे, सीरीज करंट में करंट थ्रू ईच रजिस्टर सेम होगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, तीनों का रेजिस्टेंस सेम हो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सीरीज में क्या होगा, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कभी भी सोर्स के बराबर इसका पोटेंशियल नहीं होगा, या सोर्स के बराबर इसका पोटेंशियल नहीं होगा, या सोर्स के बराबर इसका पोटेंशियल नहीं होगा, इन तीनों के पोटेंशियल का सम सोर्स के बराबर, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करने जा रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जो है जैसे एक रेजिस्टेंस है आपका ये R1, यहां भी रेजिस्टेंस है R2, यहां भी रेजिस्टेंस है R3, और ये जो है इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। फर्स्ट एंड सबका एक पॉइंट से और सेकंड एंड सभी का एक पॉइंट से कनेक्ट करके और फिर उन एंड्स के बीच में सेल या बैटरी कनेक्ट कर दें, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सोर्स का पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल जो है सभी का होता है, वही पोटेंशियल क्या होता है, सभी का होता है, मतलब वही सेम पोटेंशियल क्या होगा, सबका होगा। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, और यहां से जैसा कि आप जानते हैं करंट चलेगी, यहां से निकलेगी करंट और यहां इंटर करेगी, और करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। तो ये करंट जब यहां आएगी, इसको तीन रूट हैं इसके पास, तो तीन रूट हैं, तो यहां क्या होने जा रहा है, यहां जो है तीन रूट है तो करंट तीनों रूट में क्या हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। करंट इसमें भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है। अब इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, इसमें I3 गई, ऐसा भी हो सकता है।
यदि तीनों रेजिस्टेंस सेम होते तो तीनों में करंट इक्वल जा सकती थी, लेकिन तब भी किसी एक रेजिस्टेंस की करंट सोर्स के करंट के बराबर नहीं होती, क्योंकि यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो सोर्स की करंट बराबर होगा तीनों रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाले करंट के सम के बराबर। ठीक है प्यारे, यहाँ थोड़ा कंक्लूड कर दे हम लोग कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा क्या। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल will be same for all resistance, but current may be same or different. यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, वहां क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आप जैसा कि कह रहे हैं किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, करंट का। तो थोड़ा छोटा कर दे। अब यहाँ देखें आपका ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I के प्लेस पे हो जाएगा आपका V बाई आर, I1 V बाई R1, I2 V बाई R2, I3 V बाई R3। V से सारे कैंसिल हो जाएंगे, सब में V सेम क्यों लिखा गया, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम। क्या सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको इसे दिख ही रहा होगा। वैसे ये आप सोच रहे होंगे बेकार में टाइम ले रहे हैं, कि सब तो आपका प्रिपेयर ही होगा। ये आपका सब एक पेज पे आ गया, स्क्रीनशॉट नोट्स। अगला पेज, अब हम बात करने जा रहे हैं कि वोल्टमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कभी यूज करते हैं। तो जरा देखें, हम घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग में। कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं यूज करते हैं, तो मान लें आप जो है सीरीज में सब यूज कर रहे हैं, सब कुछ आप सीरीज में लगा दिए। कहाँ लगा दिए, सारी चीजें आपने सीरीज में लगा दी। ये बल्ब है, ये हीटर है, और ये फैन है, और ये मान लो टीवी है। ठीक है,
अब इनको जैसे ऑन ऑफ करना है आपको, अब इनको ऑन ऑफ करने के लिए आपको स्विच देनी होगी, और स्विच आप यहां दे दिए तो ऑन होंगे तो सब साथ ऑन होंगे, ऑफ होंगे तो सब साथ ऑफ होंगे। लेकिन अब हीटर और फैन दोनों का कॉम्बिनेशन तो है नहीं कि रूम हीटर और फैन साथ में चलेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई अप्लायंस ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। ऑन होंगे तो सबके सब होंगे, ऑफ होंगे तो सबके सब होंगे। और एक प्रॉब्लम इसमें और है कि मान लो बल्ब फ्यूज हो गया, मान लो बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया, तो सर्किट हो गई इनकम्प्लीट, कोई भी अप्लायंस काम नहीं करेगा, कोई भी अप्लायंस काम नहीं करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई अप्लायंस ऑपरेट नहीं कर सकते हैं कि हम इसको ऑन रखें, इसको ऑन रखें, इसको ऑफ रखें, मतलब चॉइस नहीं है हमारे पास। सारे के सारे एक साथ ऑन होंगे, सारे के सारे एक साथ ऑफ होंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन एक प्रॉब्लम और आती है कि जैसे मान लो कोई अप्लायंस कहीं से खराब हो गया, इसका मतलब सर्किट ब्रेक हुई है, और सर्किट ब्रेक हुई है तो कोई अप्लायंस वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फायदा है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देते हैं, जब जैसे ऐसे कॉम्बिनेशन कर दिए, चार अप्लायंस लिए थे, चार अब भी ले रहे हैं, और इनमें ये स्विच है, यहाँ ये स्विच है, यहाँ ये स्विच है, यहाँ ये स्विच है, और ये सब कनेक्ट हैं किससे, सप्लाई से। अब देखें, अब जैसे ये बल्ब है, ये आपका रूम हीटर है, ये आपका फैन है, ये आपका एसी कहाँ लगा दें, ये टीवी है। अब इसमें फायदा आपका ये है, पहले तो सबको वोल्टेज सेम मिलेगा पैरेलल में, पहला फायदा। और दूसरा फायदा ये है कि आप जब चाहें बल्ब ऑन करें, बल्ब जैसे ऑन किए बल्ब जल गया, उसकी सर्किट कंप्लीट हो गई, बाकी की सर्किट इनकम्प्लीट है वो नहीं चलेंगे। अब बल्ब के साथ आप फैन चाहते हैं, फैन चला दिए, फैन की सर्किट कंप्लीट हो गई, थोड़ी देर बाद मन बोला टीवी भी देख लें, इसकी भी सर्किट कंप्लीट हो गई। इसका मतलब इसमें हम जो चाहें वो ऑन कर सकते हैं, जो चाहें हम ऑफ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, सबको वोल्टेज बराबर मिलेगा, दूसरा फायदा। और तीसरा फायदा ये है कि इसमें मान लो बल्ब फ्यूज भी हो गया, बल्ब फ्यूज भी हो गया, बल्ब का फिलामेंट उड़ गया, सर्किट ब्रेक हो गई, बल्ब नहीं चलेगा, लेकिन फैन और टीवी चलेगी। मतलब कोई एक अप्लायंस खराब हो गया तो सारे अप्लायंस ऑपरेट करना बंद नहीं कर देंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए फायदा यूज करते हैं हम लोग। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कभी यूज ही नहीं करते हैं? करते हैं, वहां भी मजबूरियां होती हैं। तो यहाँ वोल्टेज सबको सेम मिल रहा है। सपोज करो आप कि जो झालर वाली बल्ब है, दिवाली का सीजन है, दिवाली का सीजन है, और ये झालर वाली जो बल्ब है, झालर वाली जो पतली सी बल्ब होती है, अब इसको आप सप्लाई से कनेक्ट कर दे रहे हैं पैरेलल। कैसे कनेक्ट कर दे रहे हैं? पैरेलल। सप्लाई कितनी आ रही है? 220 वोल्ट। 5-7 वोल्ट पे काम करने वाले बल्ब, 220 वोल्ट पैरेलल कंबाइन करेंगे, सबको समय सेम पोटेंशियल मिल जाएगा, सबको 220 वोल्ट। 5-6 रोटी 7 रोटी खाने वाले को 220 रोटी खिलाएंगे, निपट जाइए भैया, ठीक है। तो इनको हम पैरेलल कंबाइन नहीं कर पाएंगे। तो झालर हम किसमें कंबाइन करेंगे? सीरीज करेंगे। लेकिन सीरीज करने में भी प्रॉब्लम होती है। सीरीज करेंगे तो मान लें सबको ठीक है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो जैसे मान लें कि 25 बल्ब डाल दिए सीरीज में, कितने बल्ब डाल दिए? 25, तो लगभग 10 वोल्ट से कम वोल्ट सबको मिलेगा, तो सरवाइव करेंगे, खराब नहीं होंगे, मान लें बचे रह जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 25 बल्ब डाल दिए आप सीरीज में, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चलो ठीक है, लेकिन सारे के सारे बल्ब आप सीरीज में ही डाले रहेंगे, ठीक है, तो कोई एक बल्ब उसमें से फ्यूज हो जाएगा तो पूरी झालर ही नहीं काम करेगी सही से। अरे मतलब काम ही नहीं करेगी सही से क्या,
आपको याद है जो पुराने झालर यूज होते थे पहले भारत में दिवाली वाली के समय, जिसमें वो टार्च वाला जो बल्बुआ होता है, एवरेडी वाला, कांच वाला, ऐसे ही बल्ब होते थे और उस पर हम लाल झिल्ली, पीली झिल्ली, नीली झिल्ली लगा लगा के उसको हम कलरफुल बनाते थे। अब खूब सजाए हो जाए, दिवाली के एक दिन पहले चेक किए, खूब बढ़िया लग भी रहा था, अच्छा सजा हुआ था, ठीक है। अब दिवाली वाले दिन जब चलाए तो 20-25 मिनट जला, अब पता नहीं कहां से एक बल्ब निपट गया। अब फिर पूरी झालर, पूरे बिल्डिंग की झालरें नहीं जल रही है, सब सीरीज में थी। अब आप लेके टेस्टर और पिलास ढूंढ रहे हैं और ढूंढने में दिवाली बीत गई है, सारा मूड तो ऑफ हो गया। ठीक, तो फिर अब भी हम सीरीज करेंगे क्योंकि मजबूरी है, सीरीज करते हैं। लेकिन सीरीज करने में अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा तरीका बदल दिए हैं। अब हम सीरीज करते हैं, जैसे 25 बल्ब की एक झालर एक सीरीज ले लिए, फिर 25 बल्ब की एक सीरीज ले लिए, और फिर 25 बल्ब की एक सीरीज ले लिए, और इन सबको हम डाल देते हैं पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में डाल दिया। अब देखो, जैसे एक बल्ब यहां पड़ रहा है, देखिए यहां पड़ रहा है, देखिए यहां पड़ रहा है, मतलब क्रम से बल्ब पड़ रहे हैं तीनों। ठीक है, मतलब तीनों सीरीज के। अब कोई एक सीरीज मान लो खराब हो गई, उसका एक आध बल्ब फ्यूज हो गया, तो बाकी दो सीरीज तो जलती रहेंगी पैरेलल में। मतलब शोभा थोड़ा डाउन होगी, लेकिन एकदम मामला खराब नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए अब जो झालर आती हैं उसमें जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ही करते हैं, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन की कई लड़ियां होती हैं, जैसे 30-30 बल्ब, 25-25 बल्ब के, जैसे 3 सीरीज ले लिए, फिर उनको पैरेलल डाल देते हैं। तो जिससे क्या हो कि कोई एक सीरीज खराब हो तो बाकी दोनों सीरीज चलती रहें और झालर एकदम से न बंद हो जाए, एकदम से खराब ना लगने लगे, एकदम से दिवाली आपकी फीकी ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान देते हैं। ठीक, तो हमारे ख्याल से आप मामला समझ गए होंगे। अच्छा, आगे अब वोल्ट मीटर और एमीटर लगे हाथ बात कर लेते हैं। किसकी बात करना है, वोल्ट मीटर और एमीटर। तो इसके पहले हम ये जान लें कि सीरीज का फार्मूला आप जान ही रहे हैं, R1+R2 होता है। अब पैरेलल का फार्मूला भी आप जान रहे हैं, 1/R1+1/R2। ठीक है, भी एक फैक्ट और रह गया था कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों प्रेफर करते हैं। तो मेरे प्यारे, मान लो R1 है आपका 1 ओम और R2 है आपका 10 ओम। ठीक है, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि RS इज इक्वल टू R1+R2 में R1 हो जाएगा 1 ओम, R2 हो जाएगा 10 ओम, आ जाएगा 11 ओम। 11 ओम रिजल्ट आ गया। लेकिन यही जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, 1/RP इज इक्वल टू, अब ये वाला फार्मूला लगेगा आपका 1/R1+1/R2, तो 10 यहाँ एलसीएम हो जाएगा और 10+1 ये 11/10 आ जाएगा। और 1/RP इज इक्वल 11/10 है, तो आरपी इज इक्वल हो जाएगा 10/11 ओम। अब आप जरा देखें, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आया है वो दोनों रेजिस्टेंस जो अलग अलग थे उनके सम के बराबर आया है, मतलब हाई आया है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आया है, दोनों रेजिस्टेंस जो थे उनमें जो कम था उससे भी कम आया है, उससे भी कम आया है। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस कारण से भी प्रेफर करते हैं कि वहां इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस आप जानते ही आप कम ही चाहते हैं। ठीक है, और सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, एक बार। दूसरा, क्यों ज्यादा हो गया सीरीज में, पैरेलल में क्यों कम हो गया। तो बेटा देखो, सीरीज आप R इज इक्वल टू पढ़ रखे हो रो एल अपान ए, R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। तो एक प्रकार से यहाँ R प्रोपोर्शनल टू एल है,
और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो सीरीज में लेंथ बढ़ती है, क्या बढ़ती है, और सीरीज में लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आप करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ती है, क्या बढ़ती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वोल्टमीटर एमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर, जानते हैं एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। अच्छा, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू टर्मिनल्स है। ठीक, अच्छा एमीटर कनेक्ट कैसे करते हैं, सीरीज में पैरेलल, सीरीज में। तो एमीटर सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, अब जैसे यहाँ कोई अप्लायंस है, फिर कोई अप्लायंस है, फिर कोई अप्लायंस है, अब आपका ये बल्ब है, ये टीवी है, ये फैन है, ठीक है, तो और ये सप्लाई है, ठीक है, और एमीटर आप कनेक्ट करते हैं सीरीज में, जैसा कि आप कह रहे हैं। एमीटर मेजर क्या करता है, एमीटर व्हाट मेजर्स, इलेक्ट्रिक करंट, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। और इलेक्ट्रिक करंट कहां सेम होती है, सीरीज में कि पैरेलल में, इलेक्ट्रिक करंट हाँ कहां सेम होती है, बहुत सही, सीरीज में, इसीलिए एमीटर आपका सीरीज में कनेक्ट हो रहा है। इसीलिए एमीटर कहां कनेक्ट हो रहा है, सीरीज में कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि जिससे सारी की सारी करंट एमीटर से होके जाए, ये उसको बता देगा कितनी जा रही है, तो वही करंट तो सब में जा रही है। तो एमीटर सीरीज में इसलिए कनेक्ट हो रहा है, इसमें कनेक्ट हो रहा है सीरीज में, और सीरीज में इसलिए कनेक्ट हो रहा है क्योंकि वहां करंट क्या है, सेम है, करंट विल बी सेम, इसलिए मीटर आपका किस में कनेक्ट हो रहा है, सीरीज में कनेक्ट हो रहा है। कोई प्रॉब्लम इतने में आपको नहीं। अब आइडियल एमीटर किसे कहेंगे, आइडियल एमीटर बोलेंगे हम, अब जैसे सपोज करो कि इसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो, इसका मतलब ये आगे जाने वाली करंट को प्रभावित कर देगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो आगे जाने वाली करंट को कम कर देगा, इसका मतलब अप्लायंस अच्छे से काम नहीं करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि एमीटर लगाने के बाद अप्लायंस अच्छे से काम ना करें, ऐसा नहीं चाहते हैं। इसका मतलब कैसा एमीटर आप चाहेंगे, जिसका रेजिस्टेंस हाँ जीरो हो, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो। तो जो आइडियल एमीटर होता है, आइडियल एमीटर है जीरो आर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर है, ध्यान देंगे, आइडियल एमीटर है जीरो आर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि आइडियल एमीटर का यदि यहां रेजिस्टेंस रहेगा तो ये रास्ते में काम करने वाले अप्लायंस को प्रभावित करेगा। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब वोल्टमीटर कहां कनेक्ट करते हैं, पहली बात तो वोल्टमीटर करता क्या है, वोल्टमीटर जो है आपका, वोल्टमीटर वोल्ट मीटर ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। कहां पर, जिन दो इन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होगा उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, ठीक है। और ये कनेक्ट कहां होगा, पैरेलल में, कहां कनेक्ट होगा ये, पैरेलल में।
अच्छा, पैरेलल में क्यों कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल विल बी सेम, इसलिए पैरेलल में कनेक्ट होगा ये। चलिए पैरेलल में डाल दिए इसे। और मान लो टीवी महंगी थी, 1,15,000 वाली थी, तो अब इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर स्टेबलाइजर वगैरह रखना होगा, वोल्टमीटर वगैरह लगा कर रखना होगा, इसको सही से वोल्टेज वगैरह मिल रहा है या नहीं। लेकिन जैसे ही पैरेलल कनेक्ट किए तो आपने करंट को एक साइड रूट दे दिया। पहले सारी की सारी करंट ऐसे जा रही थी, अब आपने उसको एक साइड रूट दे दिया। साइड रूट दे दिया तो इसका मतलब कुछ करंट कहां से चली जाएगी? वोल्टमीटर से चली जाएगी और इससे भी जाएगी। तो मान लो पहले इधर से आपका 20 एम्पियर करंट जा रही थी पहले, मान लो लेटस, तो इधर से पहले मेन रूट से आपकी 20 एम्पियर करंट जा रही थी। अब जब मेन रूट पे साइड रूट मिल गया है तो इधर कुछ भी चली गई, मान लो 5 एम्पियर ही चली गई, इधर जाने वाली करंट हो गई 15 एम्पियर। इसका मतलब साइड रूट देने पे मेन रूट से जाने वाली करंट कम हो जाएगी। इसका मतलब अप्लायंस उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा अप्लायंस आपका। तो मेरे प्यारे फिर क्या होना चाहिए? करेक्ट तो पैरेलल ही होना है। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि इसका रजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट हो जाए। क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत हाई रेजिस्टेंस हो जाए। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा तो करंट इधर नहीं जाएगी। करंट इधर क्या होगी? नहीं जाएगी। जब आप प्रैक्टिकल करते होंगे, जब वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सब आप जब डाल देते हैं किसमें? सीरीज में डाल देते हैं सेल या बैटरी के साथ, तो आप देखते हैं कि वोल्ट मीटर तो रीडिंग बता रहा होता है 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट, लेकिन एमीटर करंट नहीं बताता है, क्योंकि वोल्ट मीटर को आप सीरीज में डाल दिए हैं। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो वो करंट को ब्लॉक कर देता है, इसलिए एमीटर करंट नहीं बताता। फिर से ध्यान दें, जब आप ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन का या रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने का किसी अननोन वायर का प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो आप वोल्ट मीटर, एमीटर, की, रेस्टेट और सेल या बैटरी, इन सबको किस में जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। और जैसे ही इन सबको सीरीज में जोड़ते हैं और की ऑन करते हैं, वोल्ट मीटर तो रीडिंग बता देता है। यदि आप 2 सेल लगाए हैं तो 3 वोल्ट या लगभग 2.5 वोल्ट या 2.8 वोल्ट बता देता है, लेकिन उसी समय एमीटर रीडिंग नहीं बता रहा होता है। तो आपके मन में आता है मीटर खराब तो नहीं? नहीं, खराब नहीं है, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर है वो, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, वो करंट को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, इसलिए एमीटर करंट नहीं बता रहा है। लेकिन अब उसी वोल्ट मीटर के पैरेलल एक आप छोटा सा वायर लगा देते हैं, जिसका आपको रेजिस्टिविटी निकालना है या जिसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है। जब उसको आप वहां लगा देते हैं तो बाईपास मिल जाता है, वोल्ट मीटर से करंट ना जाके वायर से पास हो जाती है, अब एमीटर रीडिंग बता देता है। ठीक है ना? ऐसा आप लैब में देखे होंगे और नहीं तो देखेंगे। तो आइडियल एमीटर का, वो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? आइडियल वोल्ट मीटर हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारे ख्याल से वोल्ट मीटर और एमीटर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ नई बात नहीं है, यहाँ सेल की बात हो रही है। यू नो दैट इलेक्ट्रिक सेल, सेल क्या होती है? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपकी मेनली 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल अनचार्जेबल होती है, रिचार्ज नहीं होती है, यूज एंड थ्रो होती है, जिसका एग्जाम्पल है लेक्लांसी सेल। और जो है आपका सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होती है, जैसे आप घर में इन्वर्टर के साथ जो लगा रखे हैं आप बैटरा, ठीक है, या मोबाइल में जो लग रहा है, ये सब क्या है? सब रिचार्जेबल हैं, ये सब सेकेंडरी सेल्स हैं। ठीक है, तो आप यही थोड़ा जानकारी दी गई है कि एन इलेक्ट्रिक सेल आल्सो नोन एज ए बैटरी। तो ऐसे सेल को बैटरी हम नहीं बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं। कई सेल्स को एक साथ जोड़ दे
सीरीज या पैरेलल जो भी कॉम्बिनेशन कर दें तो उसे हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। It's a power source that provides a potential difference or voltage to drive electric current in the circuit. इसका काम क्या है? ये पावर सप्लाई करता है और क्या करने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए किसी सर्किट में, जिससे करंट का फ्लो कंटिन्यू रहे। ठीक है, ये सब आप बहुत पहले से जानते ही हैं। और यहाँ इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, जो मेटेलिक रॉड्स होती है वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। An electrode is a conductor through which electricity enters or leaves an object, substance or device. इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जो लिक्विड होता है जिसके थ्रू जो है आयंस मूव करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यहाँ पे। एन इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस कंटेनिंग फ्री आयंस दैट मेक द सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इज व्हाट ड्राइव द करंट थ्रू ए सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगी। ओम भाई साहब बता ही चुके हैं आपको। ठीक है, और यहां पर जो है टाइप्स ऑफ सेल्स में प्राइमरी है, नॉन रिचार्जेबल है, सेकेंडरी है, रिचार्जेबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइमरी सेल क्या होती है? ये जो आप लेक्लांसी सेल, अब तो पोटेंशियोमीटर जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं तो वहां लेक्लांसी और डेनियल सेल के ईएमएफ का कंपेयर करते थे हम लोग। तो लेक्लांसी सेल जो होता है उसका ईएमएफ अप्रॉक्स 1.5 वोल्ट होता है और जो डेनियल सेल होता है उसका 1.1 वोल्ट होता है। दोनों को कंपेयर किया जाता था। ठीक है, तो आप ये जो ड्राई सेल यूज करते हैं, जो आप अपने घड़ी में लगाते हैं, रिमोट में लगाते हैं, टार्च में लगाते हैं, ये जो सेल हैं ये प्राइमरी सेल हैं, ये लेक्लांसी सेल हैं। इनका वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है, इसीलिए आप सेल के रैपर पर देखे होंगे लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। क्या लिखा होता है? 1.5 वोल्ट। तो जरा देखें, ए प्राइमरी सेल इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल दैट इज डिजाइन्ड टू बी यूज्ड वंस एंड देन डिस्कार्डेड। प्राइमरी सेल एक ऐसी सेल है जिसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि एक बार इसको यूज करें वन टाइम और फिर उसके बाद फेंक दिया जाए, मतलब यूज एंड थ्रो है। इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड बिकॉज द केमिकल रिएक्शंस इनसाइड आर नॉट इजीली रिवर्सेबल। इसके अंदर जो रिवर्सेबल रिएक्शंस नहीं होते, जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और होंगे तो बड़ा टफ होता है, मतलब इजीली वो रिवर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं? ये नॉन रिचार्जेबल है, तो वंस द केमिकल रिएक्शन आर डिप्लीटेड द सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद है सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका, जनरली सिंपलर एंड चीपर टू मैन्युफैक्चर कंपेयर टू सेकेंडरी सेल। ये सेकेंडरी सेल के कंपेरिजन में सस्ता होता है, इसीलिए प्राइमरी सेल यूज एंड थ्रो होने के बाद भी आप लगातार आप देखते हैं हर जगह यूज हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल्स इसके का क्या है आपका? जिंक कार्बन बैटरीज है, लाइक दोज यूज्ड इन फ्लैश लाइट्स एंड टॉयज। ठीक है, अल्कलाइन बैटरीज, तो यहाँ आपके सामने ये दिख रहा है। तो आप देखें जो आपकी सेल जो आप लगाते हैं उसमें टार्च में या रिमोट कंट्रोल में लगाते हैं या खिलौनों में लगाते हैं। एक जो एवरेडी टार्च पुरानी वाली आती थी उसमें जो बड़ी वाली सेल लगती थी, ठीक है, वो सब लेक्लांसी सेल थी, प्राइमरी सेल थी। उनका 1.5 वोल्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होता था और यूज एंड थ्रो होता था। उसका रैपर आप हटा दें, जो ऊपर कवर रहता है वो आप हटा दें, तो आप देखेंगे कि जो कंटेनर रहता है बर्तन, वो बर्तन जो है आपका जिंक का रहता है। किसका रहता है? जिंक का रहता है बर्तन। तो बर्तन आपका जिंक कैन रहता है। आप देखेंगे जस्ते का बर्तन रहता है। आप जो सेल यूज करते हैं उसका आप रैपर हटा दें तो आपको जिंक का बर्तन दिखेगा। फिर आप उसमें देखते हैं इधर जिधर टिप टाइप निकली होती है उधर प्लस लिखा होता है। प्लस क्या लिखा होता है? प्लस लिखा होता है। और अपोजिट साइड में यहाँ माइनस लिखा होता है पीछे। तो एज ए नेगेटिव टर्मिनल जो है, या आप कह सकते हैं एज ए नेगेटिव टर्मिनल आपका
ये काम कर देता है बर्तन ही, मतलब जिंक कैन ही आपका कैसे काम कर देता है, जिंक कैन जो है आपका, ये जिंक कैन ही आपका वर्क कर देता है एज ए निगेटिव टर्मिनल। और इसमें कार्बन की एक रॉड होती है, ठीक है, वो आपका एज ए पॉजिटिव टर्मिनल काम कर देती है। और ये रॉड किसकी है, कार्बन की रॉड है, देखिए यहाँ दिखाया गया है आपको, ठीक। अब फिर इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट होता है अंदर। तो आप जैसे हम लोग जब छोटे थे तो पहले स्लेट वोट पे लिखते थे तो कज्जी लगाना पड़ता था, तो पहले क्या करते, सेला फोड़ते थे, उसमें निकलता था, फिर वही लगाते थे, बोर्ड वोर्ड पे लगाते थे, चाक से लिखने में थोड़ा अच्छा रहता था। ठीक है, तो ये है, इसको आप देखे होंगे। अब हम आगे चलते हैं, सेकेंडरी सेल क्या है। इसका एग्जाम्पल है डेनियल सेल, जैसा कि हम बात कर रहे थे आपसे। तो सेकेंडरी सेल इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल दैट कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स। तो आप देखो घर में जो बैटरी आप लगा रखे हो इन्वर्टर के रूप में, इन्वर्टर के साथ जो है, तो वो आप देखो कि रोज डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, आप 4 साल 5 साल यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये सब रिचार्जेबल है, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन होता है, और एक्सपेंसिव होता है प्राइमरी सेल के कंपैरिजन में, ये सब लिखा है यहाँ पे। और ये आपका मोबाइल में यूज हो रहा है, मतलब रिचार्जेबल बैटरी लगी है, घर की इन्वर्टर हम बात ही कर रहे हैं, तो बहुत सारी जगह है जहाँ यूज हो रहा है। डेनियल सेल इसका एग्जाम्पल है, डेनियल सेल यहाँ देखिए जरा आप, यहाँ जो कैथोड है वो कॉपर का है, जो एनोड है वो जिंक का है, ठीक है, ये सेलेन ब्रिज है, और यहाँ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, यहाँ जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज्यादा अच्छे से बातें होती थी, लेकिन अब सिलेबस से हटा दिया गया है, बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत अब है नहीं। तो सेल आप हमारे ख्याल से जान गए हैं। अब हमको जानना है ईएमएफ क्या होता है, क्या जानना है, ईएमएफ क्या होता है। तो ये सेल है, सेल का सिंबल है, अब कई बना दें, ये बैटरी का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, सेल का, और ये किसका सिंबल है, बैटरी का। तो सिंगल है तो सेल बोलेंगे, कॉम्बिनेशन है तो बैटरी बोलेंगे। बैटरी हम किसे बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तब इसको हटाओ, इससे कोई बहुत मतलब है नहीं आपका। अब आप जरा देखें, अब जैसे ही एक सेल है ये, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और फिर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और यहां पर जो है एक की लगी हुई है, और इसका अपना एक ईएमएफ होगा। पहले देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्योंकि नया आ रहा है, फिर उसके बाद आप ईएमएफ वगैरह समझ ही लेंगे। जैसे जो सेल है आपके, उसमें जो कंटेनर होता है, बर्तन, कैन, उसको हम वोल्टा मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टा मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टा मीटर। और इसमें जो मेटेलिक रॉड्स होती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। और अंदर जो लिक्विड होता है, जो सोल्यूशन होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब यहां क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा आयंस जनरेट होते हैं। इसमें जैसे प्लस इधर मूव कर रहा है और माइनस इधर मूव कर रहा है, ठीक है। अब प्लस यहां मूव करेगा तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। अब माइनस इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा और न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन यहां लेगा तो यहां प्लस आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो यहां माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, यहाँ प्लस बढ़ते रहेंगे और यहाँ माइनस बढ़ते रहेंगे। अब जब आप क्या करते हैं, यहां पर कोई
अप्लायंस लगा देते हैं, जैसे बल्ब वल्ब लगा दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन इधर जा ही रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाते हैं बल्ब में, अब बल्ब से यहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अब यहाँ चार्ज का स्टोरेज नहीं हो पाता है, ये जो अभी यहाँ स्टोर हो रहा था चार्ज, ये चार्ज अब स्टोर नहीं हो पाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इससे होके फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो आप देखें कि इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सेल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मूव कर रहे हैं, मतलब कैटायंस एनायंस मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोड और आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर मूव करेंगे तो ये बाहर एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा इनके रूप में, जिसे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन जब ये आयंस इनसाइड द सेल मूव करेंगे तो इनके रूट में भी जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक प्यारे, तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये जो कंटेनर है, ये जो कैन है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। इसमें जो मेटेलिक रॉड्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। और मेरे प्यारे जो है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है, जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसे इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और उसमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा एनायंस और कैटायंस बनते हैं, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं। पॉजिटिव मूव करेगा किसी इलेक्ट्रोड की ओर, नेगेटिव दूसरे की ओर मूव करेगा। अब पॉजिटिव यहां जाएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होना चाहेगा, नेगेटिव यहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल होना चाहेगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सर्किट कंप्लीट है तो इधर आ जाया करेंगे, मतलब यहाँ से नेगेटिव यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते हुए फिर आ जाएगा, पॉजिटिव ले लेगा, तो ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड in movement of ions, in movement of ions inside the cell known as internal resistance। ठीक है, क्या, resistance offered in movement of charged ions inside the cell known as internal resistance। इसको स्मॉल आर से डिनोट करता है। अब लगे हाथ बात कर रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, देखें, पहला इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स कम होंगे या गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ज्यादा होंगे। कम होगा गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स तो आयंस को कम चलना होगा, और गैप ज्यादा होगा तो आयंस को ज्यादा चलना होगा। जब आयन ज्यादा मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा फेस करेंगे, और कम चलेंगे तो रेजिस्टेंस कम फेस करेंगे। इसका मतलब कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होगा गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा किसके, गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, दूसरा दूसरा आपका ये हो जाएगा कि अब जैसे कम एरिया डिप्ड है, यहाँ पे, यहाँ कम एरिया डिप्ड है, और एक दूसरा ले रहे हैं हम जिसमें इलेक्ट्रोड का ज्यादा एरिया डिप्ड है।
ठीक है। यहाँ ज्यादा एरिया इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ कम एरिया है, तो यहाँ आयंस को चलने के लिए ये चल के यहाँ जाएंगे, तब यहाँ पहुंचेंगे अप्लायंस तक, लेकिन यहाँ पर यहाँ वाले ही अप्लायंस पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब जब कम डूबा होगा, इलेक्ट्रोड का कम एरिया डिप्ड होगा इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, तो आयंस को ज्यादा मूव करना होगा अप्लायंस तक जाने के लिए, और ज्यादा डूबा होगा तो आयंस को कम मूव करना होगा। इसका मतलब एरिया ज्यादा डूबा होगा तो कम मूव करना होगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो एरिया ज्यादा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया। और एरिया कम डूबा हुआ है तो ज्यादा मूव करना होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। इसका मतलब एरिया से जो रिलेशन आ रहा है यहाँ पे, इससे एरिया से जो रिलेशन आ रहा है, ये कौन सी एरिया है, डिप्ड पोर्शन का, इसकी एरिया है डिप्ड पोर्शन का, वो इनवर्सली रिलेशन होगा। इसीलिए देखो घरों वगैरह में यदि आपके यहाँ इन्वर्टर जो है 4 घंटे के बजाय 3 घंटे में ही बीप की आवाज दे दिया, तो घर वाले कहते हैं जाके चेक करो कहीं पानी कम तो नहीं हो गया उसमें। क्यों? क्योंकि पानी कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी यदि कम हो जाएगा इनसाइड द बैटरी इन्वर्टर की, तो एरिया ऑफ द डिप्ड पोर्शन कम हो जाएगा, एरिया ऑफ द डिप्ड पोर्शन कम हो जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बैटरी का बैकअप कम हो जाएगा। ठीक है। और पानी उसमें डाल देने से क्या होता है, डिप्ड पोर्शन बढ़ जाता है, डिप्ड पोर्शन बढ़ जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, बैटरी का बैकअप भी बढ़ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने के बाद। ठीक है। और अगला मामला है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मामला जैसे ज्यादा, ये क्या होगा, कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा होगा, बहुत गाढ़ा लिक्विड होगा तो आयंस के मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और कम गाढ़ा होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, कम होगी। तो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो जैसे कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आप क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन मूवमेंट ऑफ चार्ज आयंस इनसाइड द सेल नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। और किससे डिनोट करते हैं इसको, आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट डालते हैं, तो गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ द डिप्ड पोर्शन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो गई। अब जैसे ये आपका सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ एक की है और यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब वो अप्लायंस जिसको आप ऑपरेट करना चाहते हैं सेल या बैटरी से, वो अप्लायंस हो जाएगा। अब यहां पर जैसे आप लगा दें बोल्ट मीटर, क्या लगा दें, बोल्ट मीटर। बोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। जब स्विच ऑफ होगी, जब सर्किट ओपन होगी, स्विच ऑफ होगी, तब ये जो रीडिंग बताएगा दैट विल बी ईएमएफ, दैट विल बी ईएमएफ। तो यहां आपको केवल ये लिख देना है, रीडिंग ऑफ बोल्ट मीटर व्हेन नो करंट driven out from cell known as EMF। इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई से है आपका इलेक्ट्रो, एम से है आपका मोटिव, और एफ से क्या है, फोर्स। ठीक है। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर व्हेन नो करंट ड्रिवन आउट फ्रॉम सेल नोन एज ईएमएफ।
ठीक है, ये ईएमएफ होगा जब स्विच ऑफ होगी। तो जब कभी आप ईएमएफ को डिफाइन करेंगे तो डायग्राम बना के ये चीज लिख देंगे। ठीक है, अब अगला क्या होगा, यहाँ ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और अब जो है स्विच ऑन है तो करंट भी चलेगी, और करंट चलेगी तो अब भी वोल्ट मीटर वही लगना है, लेकिन अब जो वोल्ट मीटर रीडिंग बताएगा उसे हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब जब सेल से करंट अप्लायंस में जा रही होगी, मतलब सेल सर्किट में जब करंट सप्लाई कर रही होगी, उस समय उसके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। और सेल से करंट नहीं जा रही होगी सर्किट में, उस समय जो उनके टर्मिनल मतलब इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे ईएमएफ बोलेंगे। आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके इन्वर्टर में जो बैटरी लगी हुई है उसमें दो पेग लगी हुई है, एक पे प्लस लिखा है, एक पे माइनस लिखा है। प्लस से आप वोल्ट मीटर का प्लस कनेक्ट कर दें, माइनस से वोल्ट मीटर का माइनस कनेक्ट कर दें, और आप इन्वर्टर को बंद रखें, मतलब आप घर की जो सर्किट है उसमें आप करंट नहीं जाने दे रहे हैं। अब जब वो रीडिंग बताएगा वो ईएमएफ होगा। क्या होगा, ईएमएफ होगा। और जैसे ही आप इन्वर्टर ऑन कर देंगे पूरे घर में लाइट जलने लगेगी, करंट फ्लो कर जाएगी सर्किट में, तो अब जो वही वोल्ट मीटर वहीं लगा है दोनों प्लस और माइनस के बीच में, अब वो बताएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बताएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप इन्वर्टर ऑन करेंगे रीडिंग थोड़ा डाउन हो जाएगी। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कम होता है ईएमएफ से ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल और बैटरी। ठीक है, तो ये इतना हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां क्या बोल दिया जाएगा आपका, यहां बोल दिया जाएगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर व्हेन करंट is driven out from cell। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब वोल्ट मीटर आइडियल है, वोल्ट मीटर यदि आइडियल है, इसका रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर यदि आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस यदि इनफाइनाइट है इसका मतलब करंट इधर जानी ही नहीं है। अब करंट उधर नहीं जाएगी, करंट यहां से निकली, इधर जाना नहीं है, जाएगी तो ना के बराबर जाएगी, तो इसका मतलब सारी की सारी करंट ऐसे चल रही है। और सारी की सारी करंट ऐसे चल रही है मेरे प्यारे, तो एक ही करंट स्मॉल आर में भी गया है, वही करंट कैपिटल आर में भी गया है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इंडिकेशन है, जहां तक आप जानते हैं, जहां तक आप जानते हैं किसका इंडिकेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इंडिकेशन है। तो आपका यहां करंट इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और यहां सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्यों सीरीज हो गया, क्योंकि वोल्ट मीटर का तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था, एक प्रकार से इधर करंट गई नहीं, इधर करंट नहीं गई तो इसको आप आउट ऑफ द सर्किट मान सकते हैं, और फिर करंट इसी से गई तो ये फिर सीरीज में हो गए। तो टोटल ईएमएफ क्या है, यहां पर ई है, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, दोनों सीरीज में है तो सीरीज में आर प्लस आर हो जाएगा। ये करंट का फार्मूला हो गया।
ठीक है। इसी से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई आर प्लस आई आर बराबर ई को हो जाएगा, या आई आर बराबर हो जाएगा आपका ई माइनस आई आर। आई आर बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर हो जाएगा। अब देख ही रहे हैं। अब जरा ध्यान दें, यहां का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आई आर होगा, क्योंकि आई करंट जा रही, रेजिस्टेंस आ रहा है। अब आप जरा देखा जाए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट से ही वोल्टमीटर का भी एक एंड है, और इस पॉइंट से ही R1 का आर का भी एक एंड है, और इस पॉइंट से वोल्टमीटर का दूसरा एंड है, और इस पॉइंट से आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का दूसरा एंड है। तो एक प्रकार से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की डिफिनेशन फॉलो कर रहा है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में मेरे प्यारे? हाँ, फिर से ध्यान देंगे, हम रिपीट कर रहे हैं। ये पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपका इस पॉइंट से इसका भी एक एंड है, इसका भी एक एंड है, और इस पॉइंट से इसका भी एक एंड है, इसका भी एक एंड है। इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका होना चाहिए। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका आई आर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? आई आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम V लिख सकेंगे, और V बराबर E माइनस आई आर। एक रिलेशन हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे बहुत काम आने वाला है ये। ठीक है, ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन हो गया मेरे प्यारे। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इतने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक काम और कर सकते थे हम कि देखो ये पूरा जो सेट लगा है उसका भी एक एंड यहां से है, और वोल्ट मीटर का भी एक एंड यहां से है। तो यहां से जरा देखा जाए, अभी डायरेक्ट देखो तो ये ईएमएफ से, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ वोल्टेज कम हो जा रहा है, ईएमएफ से मान लो निकल गया क्या, आई आर। ई में से जब आई आर निकल गया तो यहाँ पे जो बचा वो बचा आपका ई माइनस आई आर, इसके इसके और इसके बीच में। और वो और ये पूरा और ये आपस में पैरेलल है, इसका मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, तो वहां से भी बराबर आप आ जाता ई माइनस आई आर। तो आपको जो ज्यादा ठीक लगे। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप काफी चीजें समझ गए हैं, काफी चीजें आप समझ गए हैं। तो आप ईएमएफ समझ गए, इंटरनल रेजिस्टेंस समझ गए, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए। ठीक है, लगे हाथ। अब जैसे ये सप्लाई है और यहां पर हमने लगा दिया है वोल्ट मीटर, यहाँ V बता रहा है, और यहाँ बहुत सारे अप्लायंस लगे हैं, और यहाँ भी हम वोल्ट मीटर लगा दें, ये V1 बताएगा, यहाँ पे R1 है तो ये क्या बताएगा, V2 बताएगा, ये क्या बताएगा, V3 बताएगा, ये क्या बताएगा, V4 बताएगा। तो ये सब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है R1 अप्लायंस के इंड्स के बीच का, या R2 अप्लायंस के इंड्स के बीच का, या R3 अप्लायंस के इंड्स के बीच का, या R4 अप्लायंस के, मतलब ये सब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो सोर्स पे लगा है, सोर्स जो का जो है वो बराबर हो जाएगा जो आप पूरी सर्किट में सप्लाई कर। तो ये सब भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ये भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच में, दो टर्मिनल के बीच में आप लगा दो वोल्ट मीटर, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये अप्लायंस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल, यहाँ टर्मिनल, ये भी तो एक डिवाइस है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन सोर्स का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, इन सबके सम के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे ख्याल से अब हम थैंक्स बोल के निकलते हैं, फिर आगे की जानकारी आगे दी जाएगी।
प्यारे, और थैंक्स क्या, भारती हैं तो धन्यवाद। बदल यार, धन्यवाद प्यारे। तो पुरानी लाइन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, न भूलने देना रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को। समय ज्यादा हो गया है, इसलिए मस्त रहो, व्यस्त रहो। थैंक्स।